भूगोल नियति है, लेकिन इतिहास चयन है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, जमीनी हकीकतें अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे फैसले, हमारा सहयोग वो भविष्य की राह तय करते हैं। और आज हमारी चर्चा कुछ ऐसी ही है, जहां तीन बहुत पुरानी सभ्यताएं एक नए कल को, एक नए रास्ते को गढ़ने के लिए शायद हाथ मिलाती दिख रही हैं। द डीप डाइव की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र पर गहराई से बात करेंगे जो आजकल दुनिया का ध्यान खींच रहा है, इंडो मेडिटेरियन, यानी हिंद भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और इसी के संदर्भ में हम भारत, मिस्र और ग्रीस के बीच जो एक नया त्रिपक्षीय सहयोग उभर रहा है, उसकी संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। हमारी ये बातचीत हाल ही में प्रकाशित एक अहम लेख पर आधारित है, भारत, मिस्र और ग्रीस नव भूमध्य सागरीय धुरी। हम इसके मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे एक आलोचनात्मक नजरिए से। तो इस चर्चा का मकसद क्या है? मकसद ये समझना है कि भाई, ये जो साझेदारी की बात हो रही है, ये आखिर है क्या? इसका रणनीतिक वजन क्यों बढ़ रहा है? और ये क्षेत्र के लिए, भारत के लिए और हाँ, पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? खास तौर पर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, क्षेत्रीय समूह, इन सब टॉपिक्स के लिहाज से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकता है। और जाहिर है, जो लोग समसामयिक मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी काफी अहम है। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक ये बहुत सुना हमने। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब एक नया मोर्चा, एक नया एरिया उभरता दिख रहा है, इंडो मेडिटेरेनियन। ये वो इलाका है जो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और यहां से दुनिया की ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, इनकी बहुत अहम नसें गुजरती हैं। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा खोलकर देखते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि ये इंडो मेडिटेरेनियन है क्या चीज, और ये तीन देश, भारत, मिस्र, ग्रीस, ये कैसे इस कहानी के, कह सकते हैं, मुख्य किरदार बन सकते हैं? हाँ, तो ये इंडो मेडिटेरेनियन क्या भला है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक नया सा उभरता हुआ जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मैदान है। लेख भी यही कहता है कि इंडो पैसिफिक की तरह नहीं है ये अभी। इंडो पैसिफिक पर तो काफी चर्चा हुई है, संस्थाएं भी बनी हैं। हाँ, वो ज्यादा परिभाषित है। बिल्कुल, ये अभी उतनी स्पष्ट अवधारणा नहीं है। इसकी सीमाएं कहां तक हैं, ये अभी बन रही हैं, लेकिन इसका महत्व वो साफ नजर आने लगा है। और यहाँ दिलचस्प सवाल ये उठता है कि इसका महत्व अचानक इतना क्यों बढ़ गया है। देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। समुद्रों में बढ़ती सैन्य होड़, हाँ, सप्लाई चेन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। हाँ, कोविड के बाद से तो काफी। बिल्कुल। और सबसे अहम, दुनिया का रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मुड़ना। इन सब ने मिलकर स्वेज नहर और पूर्वी भूमध्य सागर का जो इलाका है, उसको ऊर्जा और सामान की आवाजाही के लिए एकदम सेंटर में ला दिया है। अच्छा, ये वो रास्ते हैं जहां से आप कह सकती हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन चलती है। मिस्र और ग्रीस अपनी लोकेशन की वजह से इन रास्तों पर जैसे पहरेदार हैं। और भारत इसे कैसे देख रहा है? भारत इसे पश्चिम की ओर अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के एक बड़े मौके की तरह देख रहा है। तो लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि भारत, मिस्र और ग्रीस के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग, एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, इस बनते हुए क्षेत्र में एक धुरी, एक एक्सिस का काम कर सकता है। तो इस साझेदारी में हर देश की क्या खासियत है? कौन क्या लेकर आ रहा है मेज पर? देखिए, तीनों देशों की अपनी बहुत यूनिक ताकतें हैं जो अगर मिल जाएं तो इस साझेदारी को बहुत मजबूत बना सकती हैं। भारत को देखें तो एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, तकनीक के क्षेत्र में, आईटी वगैरह में मजबूत पकड़ है, और हिंद महासागर में तो उसकी गहरी रणनीतिक मौजूदगी है ही। सही। फिर ग्रीस, पूर्वी भूमध्य सागर में उसकी लोकेशन वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। वो यूरोपीय संघ का सदस्य है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और समुद्री मामलों में, शिपिंग वगैरह में उसका सदियों पुराना अनुभव है। हाँ, वो तो है। और तीसरा मिस्र, उसके पास स्वेज नहर का नियंत्रण है, वो नहर जो हिंद महासागर को सीधे यूरोप से जोड़ती है। दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट्स में से एक। बिल्कुल। और साथ ही अफ्रीका और अरब जगत में मिस्र का जो कूटनीतिक असर है, वो भी हाल के सालों में काफी बड़ा है। और ये तीनों देश मिलकर दुनिया के सबसे अहम व्यापार और ऊर्जा मार्गों में से एक को साझा करते हैं। ये अपने आप में सहयोग की एक बहुत ठोस वजह रखती है, नहीं? बिल्कुल। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का रिश्ता पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर की दुनिया से कोई नया नहीं है। संस्कृति और व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास है। भारत की जो कोशिश है मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की,
जो हम खाड़ी देशों और यूरोप के साथ उसके बढ़ते रिश्तों में देखते भी हैं, वो ग्रीस और मिस्र के साथ इस त्रिकोण को बनाने से और पुख्ता हो सकती है। अच्छा। और दूसरी तरफ मिस्र और ग्रीस के बीच भी बहुत गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। तो ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, इसके पीछे एक स्वाभाविक जुड़ाव भी है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। मतलब आप कह रही हैं कि नील नदी घाटी, सिंधु घाटी और यूनानी दुनिया, इन प्राचीन सभ्यताओं के बीच जो व्यापार, लोगों की आवाजाही, ज्ञान का लेन देन रहा है, उसे फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। पर क्या आपको लगता है कि ये ऐतिहासिक जुड़ाव सिर्फ कहने की बात है, या इसका आज कोई गहरा मतलब भी है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर? मेरे ख्याल से इसका गहरा मतलब है। ये सिर्फ इतिहास का हवाला देना नहीं है। जब आप साझा सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, तो ये लोगों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है, एक कनेक्ट बनता है। ये इस त्रिपक्षीय प्रोजेक्ट को सिर्फ सरकारों का प्रोजेक्ट नहीं रहने देता, ये इसे लोगों का प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर सकता है। और ये इसे शायद पश्चिम द्वारा बनाए गए कई दूसरे रणनीतिक गठबंधनों से एक अलग, एक ज्यादा गहरी पहचान दे सकता है। ये सिर्फ हितों का मामला नहीं रहता, बल्कि कुछ हद तक साझा पहचान का भी बन सकता है। चलिए, अब जरा सुरक्षा के पहलू पर आते हैं। सिक्योरिटी, ये साझेदारी सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकती है? यह मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। देखिए, तीनों ही देश आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसे खतरों का सामना करते हैं। खासकर लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों पर ये चुनौतियां ज्यादा हैं। हाँ, ये इलाके काफी संवेदनशील हैं। बिल्कुल। तो अकेले अकेले लड़ने की बजाय अगर वो साथ आते हैं, तो इन खतरों से निपटने के लिए ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। रेजिलियंस बढ़ेगा। जैसे मिलकर नौसैनिक गश्त करना, जॉइंट पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी साझा करना, और एक और अहम चीज है समुद्री क्षेत्र जागरूकता, जिसे मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस या एमडीए कहते हैं, उस पर सहयोग बढ़ाना। ये एमडीए क्या है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। एमडीए का मतलब है आसान भाषा में इस बात की बेहतर और साझी समझ रखना कि समुद्र में कौन से जहाज कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही। अच्छा, मतलब समुद्र पर एक तरह की नजर रखना। हाँ बिल्कुल, एक तरह से समुद्र पर पैनी नजर रखना, ताकि किसी भी खतरे को वक्त रहते पहचाना जा सके और उससे निपटा जा सके। ये सब मिलकर इन समुद्री रास्तों को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। समझ गया। तो ये भारत की जो सागर पहल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उससे भी जुड़ता है? बिल्कुल। सागर पहल का मकसद यही है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जाए। ये त्रिपक्षीय सहयोग भारत को अपनी पहुंच पश्चिम की ओर बढ़ाने में मदद करेगा और सागर के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार होगा। वहीं ग्रीस और मिस्र के लिए ये भूमध्य सागर में क्षेत्रीय सुरक्षा ताकतों के रूप में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा, उन्हें एक्नॉलेज करेगा। और क्या इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए गए हैं? हाँ, कुछ शुरुआत हुई है। जैसे लेख में बताया गया है कि 2024 में भारत और ग्रीस ने अपने पहले द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर दस्तखत किए हैं और उन्होंने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू किए हैं। अच्छा। मेडूसा नाम से संयुक्त अभ्यास करते हैं। तो लेख में ये सुझाव दिया गया है कि इस मेडूसा अभ्यास को त्रिपक्षीय बनाया जा सकता है, मतलब भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरऑपरेबिलिटी, ये क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर तीनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के सिस्टम, तकनीक और उपकरणों के साथ आसानी से मिलकर काम कर सकेंगी। अच्छा, मतलब तालमेल बेहतर होगा। बिल्कुल। जैसे एक टीम के सदस्य अलग अलग खूबियों के बावजूद एक साथ मिलकर खेलते हैं, वैसे ही ये नौसेनाएं मिलकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगी। ये साझा समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए क्षमताओं का एक मजबूत नेटवर्क बना सकता है। ठीक है। अब आते हैं भू राजनीति पर, यानी जियोपॉलिटिक्स पर। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है और जिसका जिक्र लेख में भी है, वो है चीन का पहलू। जैसा कि लेख में बताया गया है, चीन ने ग्रीस में काफी पैठ बनाई है, खासकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पिरेस बंदरगाह में भारी निवेश करके। हाँ, वो तो जग जाहिर है। इसी तरह मिस्र में भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीनी पैसा एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के साथ साझेदारी से एथेंस और काहिरा को क्या हासिल होता है? ये उन्हें चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका कैसे देती है,
क्या ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है, बैलेंसिंग एक्ट? हाँ, आप इसे इस तरह देख सकती हैं। देखिए, भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ जुड़ने से मिस्र और ग्रीस को अपने बाहरी रिश्तों में विविधता लाने का मौका मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन। ये उन्हें किसी एक देश, खासकर चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने के जोखिम से बचाता है। तो हाँ, ये त्रिपक्षीय सहयोग एक तरह के संतुलन साधने वाले तंत्र यानी बैलेंसिंग मैकेनिज्म के रूप में काम कर सकता है। ये न सिर्फ इन देशों को अपनी विदेश नीति में ज्यादा लचीलापन देगा, बल्कि क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर बहुध्रुवीयता यानी मल्टीपोलैरिटी को भी मजबूत करेगा। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक या दो महाशक्तियों का ही दबदबा ना हो। चलिए अब जरा व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स। स्वेज नहर भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए लाइफलाइन है, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल, और ग्रीस खासकर अपने पिरेज जैसे आधुनिक बंदरगाहों के जरिए यूरोप के बाजार में एंट्री का एक बहुत अहम गेटवे है। सही। तो लेख में ये प्रस्ताव रखा गया है कि भारत की जो पश्चिम की ओर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली परियोजनाएं हैं, जिनमें वो महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईमेक भी शामिल है। हाँ, आईएमएफ पर तो काफी चर्चा हुई थी। बिल्कुल। तो उस आईएमएक को मिस्र और ग्रीस के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाए, इंटीग्रेट किया जाए। अगर ये होता है तो इससे माल ढुलाई पर क्या ठोस फर्क पड़ेगा? क्या इससे रास्ता वाकई छोटा या तेज हो जाएगा? अगर ये योजना सफल होती है तो हाँ, ये मुंबई से लेकर एथेंस तक व्यापार का एक ज्यादा सुसंगत, शायद ज्यादा तेज और भरोसेमंद रास्ता बना सकता है। आईएमएक का मकसद ही यही है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, यानी जहाज और रेल नेटवर्क को मिलाकर भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने का समय और लागत कम करना। अच्छा। मिस्र और ग्रीस इस रास्ते की अहम कड़ियां बन सकते हैं। इससे भारत के सामान को यूरोप तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। और क्या व्यापार बढ़ाने की इच्छा भी दिख रही है? मतलब सिर्फ रास्ते बनाने की बात है या व्यापार बढ़ाने के लक्ष्य भी है? हाँ, इच्छा साफ दिख रही है। मिसाल के तौर पर लेख बताता है कि भारत और ग्रीस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा करीब $2 अरब से बढ़ाकर 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। 4 गुना? ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ है तो, यानी इसे करीब $8 अरब तक ले जाने का इरादा है, और वो कृषि, शिपिंग, रक्षा और आईटी जैसे क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि भारत का रक्षा बाजार लगभग $11 अरब का है। वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, और शिपिंग सेक्टर में 100% एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देता है। तो ग्रीस जैसी समुद्री ताकत के लिए आकर्षक होगा? बिल्कुल, और जमीनी स्तर पर भी निवेश हो रहा है। जैसे ग्रीस में भारत की जीएमआर एयरपोर्ट्स कंपनी है, वो एक स्थानीय कंपनी जीईके टर्ना के साथ मिलकर 850 मिलियन यूरो की लागत से एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बना रही है। अच्छा, तो ये सिर्फ बातें नहीं है, कॉन्क्रीट कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये बढ़ते आर्थिक जुड़ाव का ठोस सबूत है। ठीक है, और अब ऊर्जा, ये आजकल सबसे हॉट टॉपिक है। बिल्कुल, और ये हमें भविष्य के एक और अहम सवाल पर लाता है, ऊर्जा, एनर्जी। दुनिया भर में जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी पारंपरिक ईंधन से हटकर साफ सुथरी ऊर्जा की ओर जाना। हाँ, क्लीन एनर्जी। वो इस सहयोग के लिए एक और बड़ा मौका खोलता है। देखिए, मिस्र खुद को एक बड़े एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हब के रूप में स्थापित कर रहा है। ग्रीस पहले से ही पाइपलाइनों के जरिए यूरोप तक गैस पहुंचाने का एक अहम ट्रांजिट देश रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों ही देशों की रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर और पवन ऊर्जा को लेकर बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। और ये भारत के अपने क्लीन एनर्जी के सपनों और लक्ष्यों से बिल्कुल मेल खाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और एलएनजी की इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलकर काम करने की काफी गुंजाइश है। मतलब कॉपरेशन का स्कोप है। बिल्कुल है। और क्या ये सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? निश्चित रूप से। इस तरह का सहयोग न सिर्फ भारत को अपनी ऊर्जा आयात के लिए नए स्रोत देगा, जिससे उसकी किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी, बल्कि ये तीनों देशों को यूरोप के उभरते हुए क्लीन एनर्जी भविष्य के साथ और गहराई से जोड़ने में भी मदद करेगा। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर ये तीनों देश मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन या बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो ये ना सिर्फ उनकी अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि वे यूरोप को भी क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है।
ये उनकी ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लक्ष्यों दोनों में मददगार साबित होगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, लबोलुबाब क्या है? जैसा कि लेख में भी इशारा किया गया है, ये जो इंडो मेडिटेरेनियन है, ये सिर्फ एक नक्शे पर बना इलाका नहीं है, ये कोई पैसिव ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूगोल है जिसे इस क्षेत्र के और दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपनी साझेदारियों, अपनी रणनीतियों, अपने निवेशों के जरिए सक्रिय रूप से गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। और ऐसा लगता है कि भारत, मिस्र और ग्रीस इस कहानी को लिखने में, इस भूगोल को आकार देने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 देशों का गठजोड़ नहीं, बल्कि एक नए क्षेत्रीय ताने बाने की बुनावट है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत, मिस्र, ग्रीस गलियारा, आप कह सकती हैं मुंबई, अलेक्जेंड्रिया, एथेंस कॉरिडोर, ये इन देशों की अपनी भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को, उनकी सेंट्रलिटी को काफी मजबूती दे सकता है। आज जब दुनिया और ये क्षेत्र काफी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, तब ये सहयोग एक स्थिरता लाने वाले कारक, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के रूप में काम कर सकता है। स्थिरता, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। ये न सिर्फ इन तीनों देशों के बीच, बल्कि इनके आसपास के व्यापक क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवीयता के विचार को ताकत दे सकता है। इस पहल के जरिए ये देश सिर्फ ऐसे मैदान बनने के बजाय जहां बड़ी ताकतें अपनी खींचतान करती हैं, वो खुद भविष्य को आकार देने वाले सक्रिय खिलाड़ी बन सकते हैं, एक्टर्स बन सकते हैं, न कि सिर्फ एरिया। पक्षीय सहयोग उभर रहा है, उसके पीछे के रणनीतिक तर्क क्या हैं, आर्थिक संभावनाएं क्या हैं, सुरक्षा में सहयोग की क्या गुंजाइश है और वो सांस्कृतिक जुड़ाव कितना गहरा है, इन सबको समझने की कोशिश की। और ये सब कुछ उस नए उभरते इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र के संदर्भ में देखा। हमने ये समझा कि कैसे ये साझेदारी न केवल इन 3 देशों के लिए, बल्कि व्यापक क्षेत्र के लिए भी स्थिरता ला सकती है और महासागरों और महाद्वीपों को जोड़ने वाली एक नई क्षेत्रीय संरचना का निर्माण कर सकती है। ये सारी चर्चा उस लेख के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। ये जो उभरता हुआ त्रिपक्षीय सहयोग है, इसे कागज से उतारकर जमीन पर एक असरदार और औपचारिक ढांचे में ढालने में सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौतियां, मतलब प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हो सकती हैं? इन देशों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत बनाने के लिए किन अंदरूनी या बाहरी रुकावटों को पार करना होगा? क्या आपसी तालमेल की कमी होगी, या घरेलू राजनीति आड़े आएगी, या फिर बाहरी ताकतों का कोई दबाव इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है? इस पर विचार करना जरूरी होगा। बिल्कुल, ये अहम सवाल है। अब यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर, कनेक्टिविटी परियोजनाएं जैसे आईमेक, क्षेत्रीय समूह और भारत की विदेश नीति जैसे विषयों पर मेंस परीक्षा के उत्तर लिखने के लिए कई जरूरी पॉइंट्स और एक नई दृष्टि देती है। साथ ही प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई तथ्यात्मक जानकारियां हैं, जैसे सागर पहल, आईमेक, मेडुसा अभ्यास या व्यापार के लक्ष्य वगैरह। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले बाकी श्रोताओं को भी हम यही कहेंगे कि इस उभरते हुए भू राजनीतिक घटनाक्रम पर और ज्यादा जानें और इस पर नजर बनाए रखें। ये काफी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस विषय पर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य की चर्चाओं में उन्हें शामिल कर सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।